Hello everyone. Today we are taking some very important assertion reason type questions from chapter number 2, that is solution. Okay. So assertion said that when NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed. Okay. So इसको थोड़ा ध्यान से हम समझते हैं कि जब पानी के अंदर NaCl को ऐड किया जाता है तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है तो अब वो 0 पे ना जम के हो सकता है -4, -6, -10 पे जमेगा। ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ठंडे प्रदेशों में जहां पर स्नो होती है, बर्फ गिरती है, वहां पर रोड पर NaCl या फिर हम बात करें कि CaCl2 का छिड़काव जो है वहां पर किया जाता है ताकि रोड पर बर्फ ना जमे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके नमक के साथ में स्नो जो है वो घुल जाती है और पानी में बदल के वहां से निकल जाती है, क्योंकि जो बर्फ 0 डिग्री पे वहां पर रहने वाली थी अब वो पानी बन गई है, क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस में चला गया है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि NaCl को जब आप पानी में ऐड करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता है या फिर डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट। रीजन क्या कहता है? इसी को फेवर करते हुए रीजन का कहना है द लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेस डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसने किस तरह से वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को फ्रीजिंग पॉइंट के साथ में कनेक्ट किया हो। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस को सॉलिडिफाई करने के लिए या फिर जमाने के लिए, फ्रीज करने के लिए दो कंडीशंस चाहिए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्लियर? लो टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो जैसे हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं वहां पर गर्म सॉल्यूशन को हम एकदम से कूल करते हैं और क्या हो जाता है? क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसी तरह से हाई प्रेशर की अगर अपन बात करें तो LPGs में जिस तरह से हाई प्रेशर पे गैसेस को लिक्विफाई करके सिलेंडर्स में भरा जाता है। ठीक है। सो सॉलिडिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? सॉलिडिफिकेशन होगा। ठीक है। तो अगर इसी चीज को हम यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करें तो देखिए कि सपोज करिए कि जो वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर NaCl मिलाया 1 डिग्री सेल्सियस पर, इस वाटर का कुछ वेपर प्रेशर होगा। जब आपने इसके अंदर NaCl मिला दिया तो वाटर के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल थे अब वहां पर कुछ NaCl के मॉलिक्यूल आ गए, और NaCl के मॉलिक्यूल जो है वो नॉन वोलेटाइल। मतलब ये हुआ कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर अगर हम सपोज करें 1 बार हो गया तो NaCl मिले हुए वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर होगा वो डेफिनेटली 1 बार से कम होगा। क्लियर? आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रेशर कम होता जा रहा है NaCl ऐड करने पर, और सॉलिडिफिकेशन के लिए क्या चाहिए? हाई प्रेशर चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था अब वो लो प्रेशर होने की वजह से माइनस में जाकर जमेगा। क्लियर? सो यही चीज आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलता है। उसका कहना क्या है कि जो आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर PA0 माइनस PA/PA0 है वो आपके प्रोपोर्शनल है XA के मोल फ्रैक्शन ऑफ A के प्रोपोर्शनल है, जो कि सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
ए की, और ए क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ए को हम क्या मान रहे हैं, सॉल्यूट मान रहे हैं। ये क्या है, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डेल टी एफ, जो कि प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। और मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के। क्लियर। तो इसका मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, उतना ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीजन भी क्या है, करेक्ट है। क्लियर। और आपका रीजन जो है वो आपके असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन सही से कर रहा है। क्योंकि अगर वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ, NaCl को जब आपने पानी में ऐड किया तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ। ओके, क्लियर है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो द आंसर विल बी assertion and reason both are correct statements, and reason is the correct explanation of assertion. This is the answer of this particular question. Okay. Okay, so next question क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में assertion कहता है that an ideal solution obeys Henry's law. अरे ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा that an ideal solution always obeys Raoult's law at every concentration and temperature. ठीक है, सो राउल्स लॉ और हेनरी दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग किस तरह से हैं, हेनरी लॉ का कहना है that partial pressure of A is equals to KH multiplied by mole fraction of A, जबकि राउल्स लॉ का कहना है that partial pressure of A is equals to the pressure of pure A multiplied by mole fraction of E. ओके, सो जो बेसिक डिफरेंस है राउल्स लॉ और हेनरी लॉ में, वो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का। हेनरी के लिए हेनरी का कांस्टेंट जो कि के एच है, इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर ए का जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, सो हमने ये पढ़ा है कि जो आइडियल गैसेस होती हैं वो हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर राउल्स लॉ का पालन करती है, ना कि हेनरी लॉ का। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका असर्शन दिया हुआ है इज अ रॉन्ग स्टेप। क्लियर। ओके, सो अब रीजन में क्या बोलेगा, रीजन में क्या बोलेगा, रीजन में बोलेगा कि हेनरी लॉ क्या होता है, इसके बारे में वो बोल सकता है, या फिर वो बोलेगा कि आइडियल सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है रीजन में, इन एन आइडियल सॉल्यूशन solute solute and solvent solvent interaction are similar to solute solvent interaction। और ये स्टेटमेंट है राउल्स लॉ। क्लियर। सो आपका असर्शन तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है कि आइडियल सॉल्यूशन वे होंगे जिनमें सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होंगे वो किस तरह के होंगे, सिमिलर। सो
आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये तर्क सही है, लेकिन असर्शन जो है वो क्या है, रॉन्ग है। इस वजह से जो आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो होगा असर्शन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बट रीजन इज द करेक्ट स्टेट। ओके, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर? ओके, नाउ दिस इज द मोस्ट IMP क्वेश्चन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो अच्छे से समझेंगे आप लोग इसको, थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। असर्शन का कहना है व्हेन मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल कौन सा होगा, CH3OH, व्हेन मिथाइल एल्कोहल इज एडेड टू वाटर, ठीक है, वाटर में इसको हम ऐड करेंगे। ये तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। क्या ये सही बात? देखते हैं। होगा इसका ऐसा कि वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके मिथाइल मॉलिक्यूल, मिथाइल अल्कोहल में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो किस तरह की होती है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम कर देता है। क्लियर? सो इसका मतलब ये है कि अगर वाटर जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, बॉइल होगा, और आपका जो मिथाइल एल्कोहल है सपोज करते हैं वो 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, बॉइल होगा, क्योंकि उसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब आपने मिथाइल एल्कोहल को वाटर में मिलाया, ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि वाटर के जितने मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, लेकिन मिथाइल एल्कोहल के कारण अब वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, या फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में बड़ा मिथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूल आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर अपनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उबलता था, अब मिथाइल एल्कोहल के बड़े मॉलिक्यूल जिनके बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आ जाने के कारण अब ये 90 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या करने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल में कैसी हो गई, वीक हो गई, क्योंकि उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ गए, बड़े बड़े मिथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल आ गए। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 100 से 90 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चला गया, मतलब कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन जो है वो क्या कहता है, सही कहता है। क्लियर? ओके, तो इस असर्शन के फेवर में उसने रीजन क्या लिखा हुआ है, उसका क्या कहना है, उसका कहना ये है दैट व्हेन अ वोलाटाइल सोल्यूट कौन है, ही वोलाटाइल मतलब वाष्पशील है, ठीक है। सो वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलाटाइल सॉल्यूट। अब ये भी वोलाटाइल है, वाटर भी क्या है, वोलाटाइल, दोनों दोनों जो है वो क्या है, वाष्पशील द्रव है। तो इसने बोला है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कि क्या होगा, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी अगर अपन समझे तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ी हुई है वहां पे हमने इलेवेशन ऑन इन बॉइलिंग पॉइंट जो पढ़ा हुआ है, जो कि क्या है, डेल टी टी
ये आपका प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। क्लियर। और इसमें एक आपका नॉन वोलाटाइल होगा, वोलाटाइल सॉल्यूट होगा, और आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट होगा। क्लियर। कि अगर सॉल्वेंट वोलाटाइल हो और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, तभी क्या होगा, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो वोलाटाइल सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है, दोनों क्या है, वोलाटाइल है। तो इसका मतलब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में इलेवेशन ना होते हुए क्या होना था, डिप्रेशन होना था, या फिर लोअरिंग इन, आपका लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट होना था। ओके, क्लियर। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जब दो वोलाटाइल सॉल्यूशन, दो वोलाटाइल कंपाउंड्स को आप मिलाओगे, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसा कि यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल और वाटर को ऐड करने पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हमने देखा असर्शन सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत हो गया। क्लियर। सो असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट, but the reason is incorrect statement. ओके। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि असर्शन कह रहा है इथेनॉल एंड एसीटोन के बारे में। इथेनॉल बना लेते हैं पहले, CH3CH2 इथेनॉल। एसीटोन बनाते हैं CH3COCH। ठीक है, ये हो गया इथेनॉल, ये हो गया एसीटोन। बोलता है कि इथेनॉल एंड एसीटोन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, कि इथेनॉल और जो आपका एसीटोन है वो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है। अब राउल्स लॉ के पॉजिटिव डेविएशन की अगर अपन बात करें तो होगा क्या, कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, वीक होता है, एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई ए तरह का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ए तरह के इंटरेक्शन है, और एक आपके बी तरह के इंटरेक्शन है। ठीक है। जब इन दोनों को आपने मिलाया तो जो ए बी तरह के इंटरेक्शन हैं वो कैसे होंगे, दे आर वीक इन नेचर। और अगर ये वीक होंगे तो ये जल्दी क्या हो जाएंगे, वोलेटाइल हो जाएंगे, इनका वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक। तो इसका मतलब होता है कि ये क्या करेंगे, राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो हुआ क्या असल में, इथेनॉल और आपके एसीटोन के बीच में ये कौन बताना है, ये किसे बताना पड़ेगा, ये रीजन को बताना पड़ेगा। ठीक है। रीजन क्या कहता है, पहले तो हम असर्शन को देख लेते हैं कि क्या सही बोल रहा है कि आपका जो पॉजिटिव डेविएशन है वो होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं कि जो इथेनॉल इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में तो क्या होता है, डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कुछ इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पर ये डेल नेगेटिव होता है, ये डेल पॉजिटिव होता है, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है। फिर एसीटोन के मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, न के बराबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं। क्लियर। और जैसे ही आप एसीटोन को इथेनॉल के अंदर डालते हो तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में एसीटोन का मॉलिक्यूल आ जाता है और इथेनॉल के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक हो जाती है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहले अगर इथेनॉल 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा था तो एसीटोन के मॉलिक्यूल बीच में आकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक करने की वजह से वो अब 50 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या करेगा, उबलने लग जाएगा।
क्लियर? आई बात समझ? तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर जो होगा आपके सॉल्यूशन का वो क्या होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। और इसका मतलब ये है कि वो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है, मतलब आपका जो असर्शन है वो करेक्ट बात करता है। तो रीजन क्या कह रहा है, रीजन बोल रहा है दैट प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल शोज हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड, ये बात बिल्कुल सही है कि प्योर इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एंड ऑन एडिंग एसीटोन, एसीटोन को ऐड करने पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स। ठीक है, कि जो आपके इथेनॉल इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, वहां पर एक अगर एसीटोन का मॉलिक्यूल आ गया तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो हो गया क्या हो गया, टूट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रीजन उसने बताया पॉजिटिव डेविएशन शो होने का, वो बिल्कुल सही बताया। और इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट्स, एंड reason is the correct explanation of assertion. Okay, so ये इसका आंसर। Now the fifth question is, assertion कहता है when non volatile solute is added to solvent, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या फिर कम हो जाएगा, ये असर्शन का मानना है। तो वो जो वेपर प्रेशर है वो क्यों कम हो गया, इसके लिए वो क्या देगा, रीजन देगा। क्लियर? और रीजन में वो क्या बोल रहा है, एज द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल escaping from the surface is reduced, कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप करने वाले थे, जो बाहर निकलने वाले थे, उनका नंबर कम होने से द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज आल्सो रिड्यूस। तो वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन वो डिक्रीज करता है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। जैसे कि अगर सपोज करो ये आपके सॉल्यूशन की सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर कोई ए है, बी, ए है, बी है, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, ए ए ए, सब जगह एक ही मॉलिक्यूल होंगे। ये क्या है, प्योर सॉल्व, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्यूशन। तो बोल रहा है एज द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस से स्कैप करने वाले थे, ठीक है, एनर्जी लेकर जो बाहर निकलने वाले थे, एस्केप होने वाले थे, वो सॉल्यूट के ऐड करने से क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, कम हो गए। यहाँ पर दिख रहे हैं हमें कि 4 4 8 4 12, यहाँ पर सरफेस पर कितने ई के मॉलिक्यूल थे, 12 मॉलिक्यूल। अब कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6, 6 बच गए। मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल सरफेस पर कम हो गए, क्योंकि आधे मॉलिक्यूल्स की जगह अब किसने ले ली, बी ने ले ली। और बी क्या है, बी एक सॉल्यूट है जो कि किस तरह का है, नॉन वोलाटाइल, मतलब वो वेपर में नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब वो एस्केप भी नहीं करेगा, सिर्फ ए के मॉलिक्यूल ही एस्केप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रीजन ठीक है, और इस रीजन को देखते हुए ये असर्शन भी क्या है, ठीक है।
बिल्कुल करेक्ट है कि जब आप किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को पी को, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कौन हो गया, पी को ऐड करोगे सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा इस पूरे सॉल्यूशन का, कम हो गया, क्योंकि जो वोलाटाइल सॉल्वेंट था अब उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पर कम हो गए सॉल्यूट की वजह से, क्योंकि सॉल्यूट जो नॉन वोलाटाइल। ओके, सो इसका मतलब ये है कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड आर, assertion and reason both are correct statement, and reason is the correct explanation of A। ये काफी सिंपल सा एक क्वेश्चन था। ओके, सो कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है, असर्शन का कहना है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m urea solution is less than that of 0.1 m KCl solution। असर्शन का मानना ये है कि जो 0.1 m के यूरिया का सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किससे, 0.1 m KCl के सॉल्यूशन से। ये किसका मानना है, ये असर्शन का मानना, ठीक है। तो रीजन वो क्या बता रहा है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। रीजन बता रहा है that elevation of boiling point is directly proportional, elevation in boiling point del dB, elevation in boiling point is directly proportional to the number of species present in the solution। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये आई के बारे में बात कर रहा है, ये बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बारे में बात कर रहा है। हमें क्या पता है, हमें मोलैलिटी के बारे में पता है कि जो आपका इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है या फिर जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट से मिलके बने हुए होते हैं, जो अ, आपके कंपाउंड्स पानी में डालने पर डिसोसिएट हो जाते हैं, उनके केस में बॉन्ड ऑफ फैक्टर को हमें कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। ओके, सो हम देखेंगे कि डेल टीबी जो है वो प्रोपोर्शनल है आई एम के, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो क्या होगा कि यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, CONH2 CONH2, ठीक है। ये हो गया आपका यूरिया, और आपका ये रहा KCl। जब आप यूरिया को पानी के अंदर डालोगे तो कोई आयंस नहीं बनने वाले, अगर एक यूरिया का मॉलिक्यूल डाला तो वो एक अकेला ही रहेगा। लेकिन जब आपने KCl को डाला सॉल्यूशन के अंदर, तो ये KCl टूट कर K+ और Cl माइनस बनाएगा। मतलब आपने एक ही मॉलिक्यूल डाला KCl का, लेकिन बन कितने गए, वो दो मॉलिक्यूल बन गए, एक K+ का बना, एक आपके Cl माइनस का बन गया, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स KCl में ज्यादा होंगे, और यही बात कर रहा है कि नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि हमें आई दिख रहा है। क्लियर, ओके। अब अगर इसको हम ध्यान से समझे तो वो कुछ इस तरह हो रहा होगा कि सपोज करो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है। ये रहा आपका वाटर। जब आपने इसमें यूरिया मिलाया तो क्या हुआ, ये सपोज करो 105 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना शुरू हुआ। अब आपने 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में ही क्या मिलाया, KCl, ठीक है। अब KCl क्या देगा आपको, K+ और Cl माइनस देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल की वजह से, जो कि क्या था, सिंगल मॉलिक्यूल था यूरिया का,
कितना एलिवेशन आया, 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या हो गया, के प्लस भी है और सी एन माइनस भी है, तो यहाँ पर 5 की जगह कितने का डिफरेंस आएगा, 10 का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, केसीएल के साथ में वो 110 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका यूरिया का सॉल्यूशन होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, 105 है, और आपके केसीएल के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 1010 डिग्री सेल्सियस, जो कि ज्यादा है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि आपका जो असर्शन है वो बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि जो आपका यूरिया है 0.1 सॉल्यूशन, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और 0.1 एम केसीएल का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। और रीजन भी उसने सही दिया कि अगर ये केसीएल 100% पानी में डिसॉल्व होता है तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर करें तो डेल टी बी फॉर यूरिया इज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू यूरिया के लिए 1 होगी और ये एम होगा। क्लियर? और वहीं केसीएल के लिए ये कितना होगा, डेल टी बी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपके यूरिया के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट से। ओके, सो आंसर क्या होगा, आंसर होगा दैट असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, एंड reason is the correct explanation of assertion. Okay, थोड़ा okay, now the next and the last question. Assertion कहता है that when the solution is separated from a pure solvent by semi permeable membrane, okay, the molecules of pure solvent move toward the solution through membrane. ओ अच्छा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ये कहाँ पढ़ा हुआ है हमने, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, असल में ये पूरा स्टेटमेंट किसका है, ऑस्मोसिस का स्टेटमेंट किसका है, ऑस्मोसिस का स्टेटमेंट। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमने एक इस तरह का वाटर टब लिया था, हमने कुछ इस तरह का एक बर्तन लिया था जिसमें नीचे क्या लगी हुई थी, मेम्ब्रेन लगी हुई थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, और इसमें भरा हुआ था सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ था ग्लूकोज का। और हमने देखा था कि जैसे ही हमने इस बर्तन को आपके प्योर वाटर के अंदर रखा था, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ चले गए थे, अंदर चले गए। तो और इसका जो लेवल है, सॉल्यूशन का लेवल, वो राइज हो गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ। ऑस्मोसिस में क्या हुआ कि किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में चले जाएं। ठीक है, और वो अपने आप होने वाली एक प्रोसेस है। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला था कि ये ऑस्मोसिस है। और असर्शन भी क्या कह रहा है, सेम चीज कह रहा है कि जब सॉल्यूशन को आप प्योर सॉल्वेंट से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर रहे हो, तो जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट किसका है, ऑस्मोसिस। ठीक है, और ये करेक्ट स्टेटमेंट ऑस्मोसिस का है, और ऑस्मोसिस का भी करेक्ट स्टेटमेंट ऑस्मोसिस। क्लियर? ओके, अब इसके लिए वो रीजन क्या दे रहा है, कि रीजन में वो देगा कि भाई ऐसा क्यों होता है।
ठीक है, कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल गए, सॉल्वेंट के गए, सॉल्यूट के क्यों नहीं गए। ठीक है, ऐसा रीजन अगर वो देगा तो असर्शन रीजन जो है वो एक्सप्लेन करेगा रीजन आपके असर्शन। लेकिन रीजन में वो क्या बोल रहा है, डिफ्यूजन, पहला ही वर्ड उसने क्या लिया हुआ है, डिफ्यूजन। सो दोनों, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों अलग अलग चीज है। डिफ्यूजन क्या चीज है, कि आपने क्या लिया, पानी लिया और उसमें एक ड्रॉप काय की डाल दी, इंक की डाल दी। अब वो इंक की ड्रॉप क्या करेगी, पूरी तरह से आपके पानी के अंदर घुल जाएगी। या फिर आपने फूड कलर लिया, ओके, और वो फूड कलर की ड्रॉप जो है वो आपके पूरे वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। क्लियर। सो ये बोल रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही है, डिफ्यूजन के लिए ये कंडीशन बिल्कुल सही है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, सॉल्वेंट जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने फूड कलर की ड्रॉप ली, वो एक कॉन्सेंट्रेटेड कलर था, और जैसे ही आपने उसको पानी में डाला क्या हो गया, वो डाइल्यूट। ठीक है, वहां पर कोई आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ी। तो डिफ्यूजन के बारे में ये सही कहता है कि डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हमेशा कुछ इस तरह से होगा, किस तरह से, कि सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। क्लियर। अब और अच्छे से अगर हम समझें तो ये सॉल्यूशन को, इस डाई वाले या इस कलर, फूड कलर वाले सॉल्यूशन को आप पानी डालकर डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कंसंट्रेट करना है आपको तो आपको एक्स्ट्रा डाई या इंक या फिर आपका जो फूड कलर है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से आप लो कंसंट्रेशन तक ही जा सकते हैं किसके केस में, डिफ्यूजन के केस में। इसका मतलब कि डिफ्यूजन के लिए आपका रीजन भी सही है, लेकिन वो रीजन आपके असर्शन से कहीं भी मेल नहीं खाता, क्योंकि असर्शन आपका ऑस्मोसिस के बारे में है, रीजन आपका डिफ्यूजन के बारे में है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट। बट जो रीजन है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो रीजन है वो आपके असर्शन को किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर। बाकी इस चैप्टर के जो असर्शन रीजन आते हैं वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, बिल्कुल सिंपल सा आपका असर्शन रीजन आता है, और मोस्ट प्रोबेबली एक असर्शन रीजन इस चैप्टर से आता ही आता है। ओके, और ये असर्शन रीजन आपको 2 मार्क के क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे, जैसे कि आपके एप्लीकेशन ऑफ जो हेनरीज लॉ है या एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ है उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके असर्शन रीजन में आते हैं, जो कि काफी इजी होते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।